हाय एवरीवन। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड में अपने पहले जो टॉपिक था हम लोग का, जो पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, उस पहले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन टॉपिक हमको स्टार्ट करना था, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके थे। मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि कितने टाइप के होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप के होते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के हमने कौन कौन से देखे थे, तो हमने एक देखा था इसमें एनाबॉलिज्म देखा था, और दूसरा हमने जो देखा था इसमें केटाबॉलिज्म देखा। एनाबॉलिज्म भी देखा था। एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, तो कोई भी चीज इसमें बन रहा होता है, यानी सिंथेसिस हो रहा होता है। दूसरा हमने देखा था केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा था, तो केटाबॉलिज्म हमने देखा था कि ब्रेक डाउन होता है, मतलब किसी न किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है और टूट रहा होता है। ये सारी चीजें हमने वहाँ पे स्टडी की थी, और कुछ हमने इक्वेशन भी देखा था फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशन का। इसके बाद से हमने देखा था इसमें कि इन विवो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इन विट्रो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए थे। तो यहाँ तक की अगर चीजें हमने स्टडी कर ली थी, तो आगे हमको जो देखना है वो देखना है रिप्रोडक्शन। मतलब हमें टॉपिक कौन सा स्टडी करना है, यहाँ से रिप्रोडक्शन टॉपिक से स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं कि रिप्रोडक्शन टॉपिक से हमें पढ़ना क्या है, रिप्रोडक्शन में दिया क्या गया है। तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक का, तो रिप्रोडक्शन टॉपिक की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमें पढ़ना होता है तीसरा, थर्ड लाइन। आप लोग को याद होगा, तीसरा हमें मालूम था क्या पढ़ना था, रिप्रोडक्शन। तीसरा हमें क्या पढ़ना था, रिप्रोडक्शन पढ़ना था। कह रहा है कि अगर रिप्रोडक्शन हम जानते हैं, अगर स्टडी करते हैं, तो हमें मालूम है कि रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन भी हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, ए सेक्सुअल होता है। एक मिनट, मैं अपने पेम्पलेट को ही चेंज कर लेता हूँ, में ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ से इसी से स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखते हैं। यहाँ की जब बात करते हैं तो हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अभी हमने देखा कितने टाइप का है। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास कुल दो टाइप का है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप में पढ़ना है, टू टाइप में पढ़ना है। पहला रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, ए सेक्सुअल मेथड है। क्या है, ए सेक्सुअल है। और दूसरा हमारा जो दिया गया है वो हमारा क्या है, सेक्सुअल है। क्या दिया गया है, सेक्सुअल है। यानी रिप्रोडक्शन भी हमारे पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। एक क्या है, एसेक्सुअल है, दूसरा क्या है, सेक्सुअल है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल में हमें मालूम है कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो एसेक्सुअल में हमको मालूम है क्या क्या चीजें आती है, यानी यूनिपेरेंटल होते हैं। ऑलरेडी हम ये चीजें पढ़ चुके हैं क्लास 9 10 में भी। क्योंकि अगर एसेक्सुअल की हम बात करते हैं तो कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। और यूनिपेरेंटल के बाद से देखा जाए तो ये सेक्सुअल के अंदर और क्या होते हैं, तो इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या, किस चीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें जो गैमिट होता है, गैमिट का फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बोला गया कि इसमें वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब जितना वेरिएशन हमको सेक्सुअल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उतना वेरिएशन हमको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतनी सारी चीजें हैं। तीसरी बात हो गई। अब हम बात करते हैं चौथे बात की। तो चौथे की अगर बात करें, तो चौथे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चौथा हमारा क्या दिया गया है, चौथा हमारा दिया गया है इसमें इजी और सिंपल। कह रहा है कि ये बहुत इजी होते हैं और इसमें जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो बहुत सिंपल फॉर्म में होती हैं। मतलब मल्टी सेलुलर की तरह ये नहीं शो होते। इतनी चीजें हम लोग वहां पे देख चुके थे। अब बात करते हैं कि अगर सेक्सुअल की हम बात करें, तो सेक्सुअल में क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। तो हाँ, अगर दो पेरेंट पेयर में इन्वॉल्व हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई पेरेंटल बोलेंगे। क्या बोलते हैं बाबू इसको, बाई पेरेंटल बोलेंगे। बाई पेरेंटल के साथ साथ और क्या हो सकता है, तो बाई पेरेंटल के साथ साथ ये यूनी पेरेंटल में भी आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यूनी पेरेंटल भी हो सकते हैं। इतनी सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लें।
हाँ, इतनी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब बात कर रहे हैं कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एसेक्सुअल में हमने देखा था कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन क्या होगा भाई, इसमें शो होगा, देखने के लिए मिलेगा। तीसरी बात क्या है इसमें, तीसरी बात बोला गया कि वेरिएशन, इसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने के मिलेंगे, क्योंकि इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक लोग नहीं, कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सेक्सुअल में क्या होता है, यूनिपेरेंटल होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वही बात हम जब करते हैं सेक्सुअल में, तो इसमें बाई पेरेंटल होता है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल अलग देखने को मिलेगा और फीमेल अलग देखने को मिलेगा। लेकिन वही हम ये सेक्सुअल की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो एक ही बॉडी के अंदर होता है। तो उसके साथ साथ बोला गया गैमेट की बात किया गया है, तो हमें मालूम है कि जो सेक्सुअल वाले मेथड से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एक मेल गैमेट बनाता है तो दूसरा फीमेल गैमेट बनाता है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें होती है। अगर हमें मालूम है कि जब दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है, दोनों लोग अपना अपना अलग से क्रोमोसोम दे रहे हैं, यानी अपना अपना अलग से गैमेट का फॉर्मेशन करके दे रहे हैं, एक एग दे रहा है एक स्पर्म दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें वेरिएशन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अगर अगला बात करते हैं कि क्या ये इजी होता है, तो इजी ये सिंपल होता है तो नहीं, ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है ये, तो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स के अलावा और भी हम क्या बोल सकते हैं इसको, तो कॉम्प्लेक्स के अलावा हम इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इलेबरेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा जटिल होता है। इतना समझ में आया कि ए सेक्सुअल में क्या होगा, तो यूनिपेरेंटल होंगे, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसमें मेल फीमेल डिस्नेस्ट नहीं होंगे। लेकिन वही सेक्सुअल की बात करेंगे तो मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, दो लोग इन्वॉल्व होंगे। वही बात करें ए सेक्सुअल का, तो ए सेक्सुअल में हमारा क्या होगा, तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन वही हम सेक्सुअल की बात करें तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। वही बात अगर हम बात करते हैं वेरिएशन ए सेक्सुअल में, नहीं देखने के लिए मिलेगा, एग्जैक्ट अपने पेरेंट के कॉपी होंगे, जिसको हम कार्बन कॉपी यूज करते हैं, एनसीईआरटी ने भी यही वर्ड यूज किया है कि जो एसेक्सुअल मेथड से जो प्रोजनी प्रोड्यूस होता है, प्रोजनी नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट जो बेबी बेबी भी नहीं बोल सकते हैं, और नॉर्मली बोला जाए तो जो इनके प्रोजनी बनेंगे वो सेम अपने पेरेंट के तरह ही होंगे, अतः कार्बन कॉपी की तरह होंगे। उसके बाद से बोला जाए वेरिएशन के बारे में, तो ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह होंगे। लेकिन वही हम सेक्सुअल में बात करें तो मेल और फीमेल दो लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और दो गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे होंगे, तब जाके जाइगोट बन रहे होगा, मतलब बेबी बन रहा होगा या कोई प्रोजनी बन रहा होगा, तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। वो अपने एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि जो एसेक्सुअल होता है वो सिंपल फॉर्मेशन में होता है, लेकिन वही हम सेक्सुअल की बात करें तो सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स वे में होता है और इलेबोरेट होता है। इतनी बातें समझ में आई, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करेंगे टाइप की। टाइप में किसकी बात करेंगे, एसेक्सुअल की टाइप की बात करेंगे। एसेक्सुअल की अगर हम टाइप की बात करते हैं, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग टाइप। किसकी बात करेंगे हम, टाइप्स की बात करेंगे। कौन सी की टाइप की बात करेंगे, एसेक्सुअल की टाइप की बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग ये पढ़ के आए हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमें मालूम है कि अगर ए सेक्सुअल है तो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगा ही होगा। कह रहा है ये स्पोर किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर ले जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया, एल्गी की बात किया गया है। अब एल्गी में क्या बोला गया है, एल्गी में बोला गया कि इसमें जू स्पोर देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे, इसमें जू स्पोर देखने के लिए मिलेंगे। दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो जू स्पोर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा एग्जांपल आपका क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, तो दूसरा एग्जांपल दिया गया है फंजाई के बारे में। किसके बारे में दिया गया है, तो फंजाई के बारे में दिया गया है। और फंजाई की बात कर ले तो फंजाई में क्या प्रोड्यूस होते हैं, इसमें कनेडिया प्रोड्यूस करता है। कोनिडिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, फिर नया फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं किसमें, स्पोर फॉर्मेशन में। अगला हम बात करते हैं इसी में
अगर हम अगले की बात करें, अगला हमारा आता है सेकेंड वाला फ्यूजन। किसकी बात करते हैं? दूसरा हम बात करते हैं फ्यूजन के बारे में। तो दूसरा हम बात करेंगे किसका? फ्यूजन के बारे में। याद रखना, फ्यूजन और फ्यूजन दो शब्द होते हैं। फ्यूजन यूज किया जाता है एसेक्सुअल के लिए और फ्यूजन यूज किया जाता है सेक्सुअल के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? फ्यूजन दिया गया हमारे एनसीईआरटी में। कह रहा अगर हम फ्यूजन की बात करें, एक मिनट, अगला हमारा क्या आता है? फ्यूजन आता है। फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूजन में हमारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें एक ही एग्जाम्पल आता है हमारा बैनरी फ्यूजन। क्या आता है? बैनरी फ्यूजन। बैनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या दिया गया आपके एनसीईआरटी में? बैनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या दिया गया हमारे एनसीईआरटी में? तो दिया गया अमीबा में देखने के लिए मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? अमीबा के अंदर देखने के मिलेगा। उसके बाद से पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ तीसरा जो एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है वो एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? यूग्लिना के अंदर देखने को मिलेगा। यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके बैनरी फ्यूजन में, जो एसेक्सुअल में ही आते हैं। अगला हम बात करते हैं, तीसरा जो दिया गया है आपके एसेक्सुअल का, वो दिया गया है फ्रेगमेंटेशन मेथड का दिया गया है। तो कह रहा है कि अगला जो हमारा है फ्रेगमेंटेशन वाला मेथड दिया गया है। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल दिए गए हैं? तो फ्रेगमेंटेशन में हमारा कुछ फिलामेंटस एल्गी के बारे में दिया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल सिंपल सा रख सकते हैं, स्पाइरोगैरा जो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा क्या है? एक तरह का अलगी है। कह रहा है कि ये कैसे होता है? तो ऐसे मान लो हमने बोला कि ये क्या है, ये हमारे एल्गी है और इसमें बीच में सेप्टा लगे हुए हैं। अब क्या करेगा? ये जहाँ से टूट जाएगा, जितने भाग में टूटेगा उतने भाग में नया एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब नया स्पाइरोगैरा बन जाएगा। तो ये क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है। उसके बाद से अगर बात करें, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है एक और, मोसेस के बारे में दिया गया है। दूसरा आपके पास, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो क्या दिया है? मोस दिया है, MOSS, मोस। कह रहा मोस की बात करें तो मोस में आपका क्या एग्जाम्पल दिया गया है? तो प्रोटोनीमा कॉम्प्लेक्स दिया गया है। मतलब मोस में आपका एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है? प्रोटोनीमा। तो क्या हो जाएगा? प्रोटो प्रोटोनीमा। ये एक एग्जाम्पल दिया गया, तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। इतनी चीजें तो क्या दिया गया है? दो चीजें दी गई हैं। और यहाँ पे हम लोग एक फ्यूजन पढ़ लिए, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिए। पहला हमने क्या पढ़ा था? स्पोर फार्मेशन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था एसेक्सुअल वाले टाइप में? टाइप ऑफ एसेक्सुअल में स्पोर फार्मेशन पढ़े थे। स्पोर फार्मेशन में दो एग्जांपल दिए गए हैं। एल्गी का, एल्गी में क्या होता है? तो जू स्पोर होता है। फंजाई में क्या होता है? कैनिडिया होता है। ये दो चीजें आपने यहाँ पे देखे होंगे, दो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताया था। अगला हम बात करते हैं इसी में, दूसरा जो हमने पढ़ा है अभी, वो क्या पढ़ा है? फ्यूजन के बारे में पढ़ा है। कह रहा है फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है? तो बैनरी फ्यूजन का दिया गया है। और फ्यूजन में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए? बैनरी फ्यूजन में भी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये इतनी चीजें दी गई हैं। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन को भी हमने, इसमें भी दो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। एक दिया गया है स्पाइरोगैरा का, दूसरा दिया गया है मॉस का। तो स्पाइरोगैरा एक खुद की एल्गी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जितने भाग में टूटते हैं उतना नया स्पाइरोगैरा का फॉर्मेशन हो जाता है। जहां से भी टूटेंगे, ये जो भी चीज आप देख रहे हो ना, ये जहां से भी टूटेंगे, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, तो ये जितने भाग में टूटेंगे वहां से नया स्पाइरोगैरा तैयार कर लेंगे, नए एल्गी का फॉर्मेशन कर लेंगे। वैसे ही मोस का दिया गया, मोस का दिया गया प्रोटोनीमा कॉम्प्लेक्स। इसमें भी हमको मालूम है ये भी टूट के गिरते हैं और नया बन जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारे एसेक्सुअल में दिए गए हैं। अब बात करते हैं, इसी में एक और आपका दिया गया है, एक और आपका दिया गया चौथा। चौथा इसमें क्या दिया गया है हमारा? तो चौथा इसमें दिया गया है रीजनरेशन का। चौथा क्या दिया गया है? चौथे की हम बात करें तो क्या दिया गया है? रीजनरेशन का। रीजनरेशन, यार अगर हम रीजनरेशन की बात करें
तो रीजनरेशन का एक ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया गया हमारे एनसीईआरटी के अंदर। वो क्या दिया गया? वो दिया गया आपका प्लेनेरिया। क्या दिया गया है? प्लेनेरिया। हमें मालूम है प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करता है। मतलब अगर मैं बताऊं, फिगर के थ्रू अगर बताना चाहूं, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ऐसा एक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहां पे, और ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिए गए, और इसको जितने भाग में ये टूट जाएगा, उतने भाग में नया पैलिनेरिया जनरेट कर लेगा। क्या करेगा? उतने भाग में नया पैलिनेरिया बना लेगा। ये सारी चीजें जितने भाग में, यहां से टूटा है तो यहां भी बना लेगा, ये टूटेगा ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो जितने भाग में ये टूट जाए, उतने भाग में नया पैलिनेरिया का फॉर्मेशन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। तो किसके अंदर शो होता है? तो ये हमारे पैलिनेरिया के अंदर शो होता है। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं अपना, हाँ, यूनिसेलुलर में। अब हम यूनिसेलुलर की बात कर ले थोड़ा बहुत यहीं पे। तो यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं, अगला हम किसकी बात करेंगे? यूनिसेलुलर के अंदर एनसीईआरटी में क्या बोला गया है यूनिसेलुलर के अंदर? कह रहा है कि यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, कह रहा है यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो हमने देखा होगा कि एक सिंगल सेल, क्या देखे होंगे हम? एक सिंगल सेल देखे होंगे। और ये सिंगल सेल जब क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। क्या करता है? ये जब डिवाइड करता है, यानी ग्रोथ करना या डिवाइड करना या रिप्रोडक्शन करना बात सेम ही है। दो सेल बना लेता है। अगर ये दो सेल बनाता है तो हमने देखा कि इस सेल के अंदर क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। यानी ग्रोथ की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी करें? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कह रहा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों चीजें सेम होती हैं यूनिसेलुलर के अंदर। यानी ग्रोथ की बात करें या हम रिप्रोडक्शन की बात करें, दोनों चीजें सेम होती हैं इसके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर। और जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो हम इजिली ये बता सकते हैं या कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली, एक म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये टर्म याद रखिएगा, ये भी नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। म्यूचुअली इंक्लूसिव वाला सब मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ यूनिसेलुलर के अंदर देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। इतनी बातें याद रखेंगे। अगर इतनी बातें आपकी याद है तो थोड़ी बहुत बातें हम कर लेंगे प्लांट और एनिमल के बारे में। किसके बारे में करेंगे? प्लांट और एनिमल के बारे में। तो हम बात करेंगे, अब अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा इसी में, वो हमारा रहेगा हायर प्लांट एंड एनिमल के अंदर। किसकी बात करना है हमें? हायर प्लांट एंड एनिमल के अंदर। तो हेडिंग डालेंगे हायर प्लांट एंड एनिमल्स। ये बात है, कह रहा है ये हेडिंग डालना है आपको, हायर प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर की अगर हम बातें कर ले बाबू, तो इसमें सबसे बड़ी बात आता है कि इसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों चीजें अगर देखने की मिलती हैं हायर प्लांट या एनिमल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो याद रखिएगा, कुछ टर्म दिए गए हैं, इसको अच्छे से। अगर यूनिसेलुलर के अंदर दिखाई देता है तो हमने क्या बोला अभी? यूनिसेलुलर के अंदर अगर दिखाई देता है तो अभी हमने क्या दिखा? म्यूचुअली इंक्लूसिव बोला, INCLUSIV ये बोला है। लेकिन वही हम बात करते हैं प्लांट, हायर प्लांट और एनिमल के अंदर, तो यहाँ पे क्या बोला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है। छोटे छोटे बातें, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसी में सम लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर। तो अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? सम लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर लें, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर लें, तो इसमें रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? नॉट रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, हम पढ़ क्या रहे हैं? लिविंग के बारे में। 5 कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। अगर ये इतनी चीजें दिखाई देंगी एक लिविंग थिंग्स के अंदर, तो हम लिविंग बोलेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी थिंग्स के अंदर अगर इतने सारे कैरेक्टर शो हो रहे होंगे, हम उसको लिविंग बोलेंगे। अगर नहीं शो हो रहे होंगे तो हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे। यही चीज तो हम देख रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जिंदा तो हैं, सारे कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। वही बोला है नॉट रिप्रोडक्शन, मतलब बोला है कि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे स्वयं संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते। तो कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। वो आप एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं यहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बोला गया इनफर्टाइल कपल, क्या बोला गया है? इनफर्टाइल कपल या वुमेन, मतलब मान लो कोई शादीशुदा कपल है और उनके बेबी नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? भाई वो भी लिविंग है। तो इस हिसाब से हमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में हमें एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। और जब मैंने पहले भी आपको बताया था पहले लेक्चर में कि अगर जहां पे भी एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। मैंने ये बताया था ना पैरामीटर में, आपको दो चीजें बताई थी। कैरेक्टरिस्टिक में तो सब आ जाएंगे, क्या वो डिफाइनिंग फीचर है? तो डिफाइनिंग फीचर में मैंने नियम बताया था कि जिसमें कोई भी एक्सेप्शन देखने के लिए ना मिले, नहीं मिलेगा, वो क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर होगा। अगर एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है तो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। तो वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि जो कुछ ऐसे भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपने जैसा स्वयं संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है। तो ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन हो गया। इनफर्टाइल वुमेन मतलब ये बेचारे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तो लिविंग है। तो इसी हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसमें क्या दिख गया? एक्सेप्शन दिख गया। दूसरा एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हमारा आता है म्यूल, जिसको हमने लैब में क्रिएट किया हुआ है। हमें मालूम है कि फीमेल हॉर्स मेल डंकी दोनों को क्रॉस करा के हमने म्यूल्स बनाया है, जो दिखने में तो घोड़े की तरह होता है और काम करने में गधे की तरह होता है। ये म्यूल्स जो होता है ये भी अनफर्टाइल होता है, मतलब ये भी अपने जैसा बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन है तो लिविंग ना, तो ये भी एक्सेप्शन में चला गया। अगला हम बात करते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया एग्जाम्पल, ये दूसरा हो गया है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और तीसरा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो हमारा दिया गया है वर्कर बी। वर्कर बी जो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती हैं, तो वो भी तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है, केवल शहद ही इकट्ठा कर पाती है, क्योंकि उसमें जो क्वीन बी होती है वही केवल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाती है। तो क्या ये लिविंग नहीं है? ये भी लिविंग है। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन निकल के आ जाता है। तो इस हिसाब से हम ओवरऑल बोले तो रिप्रोडक्शन क्या है? करेक्ट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। अगला हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, आप भी लिख लीजिएगा नोट पॉइंट करके। यहाँ लिखिएगा नोट और लिखिएगा रिप्रोडक्शन, लिखिएगा रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। भाई जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब मैंने पहले बोला था कि एक्सेप्शन दिखाई देगा तो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं साइड हो जा रहा हूं, देखा? इतनी सारी चीजें हैं। फिर आगे देख लेते हैं, अगला हमारा जो आता है चौथा कैरेक्टर जो हमें स्टडी करना है, वो चौथा कैरेक्टर क्या है? चौथा कैरेक्टर हमारे पास क्या दिया गया है? आपको याद होगा तो चौथा कैरेक्टर हमको क्या पढ़ना है? चौथा हमको पढ़ना है क्वेश्चनेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्वेश्चनेस के बारे में। चौथा हमें क्या पढ़ना है?
क्वाइसनेस के बारे में पढ़ना है। क्वाइसनेस की अगर हम बात करते हैं तो क्वाइसनेस में सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब हमने बताया था आपको पहले लेक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। क्वाइसनेस का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ये हम आपको पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं, जिसमें स्टिमुली जनरेट हो, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो स्टिमुली जनरेट कर रहे होंगे इन्वायरमेंटल के प्रति, जो इन्वायरमेंट होगा उसके प्रति स्टिमुली जनरेट कर रहे होंगे, यानी रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कहीं चाहे लाइट के प्रति करें, चाहे हीट के प्रति करें, या वाटर के प्रति करें, या जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है, अगर उनके अकॉर्डिंग, अगर उनके कमी की वजह से या उनके डिफिशियंसी, ये जो भी चीजों की वजह से अगर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब किस में आएंगे, क्वासनेस में आ जाएंगे। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो स्टिमुली जनरेट करेगा ही करेगा। इतना समझ में रखना कि जितने भी लिविंग थिंग्स है पृथ्वी के ऊपर, वो सब के सब स्टिमुली जनरेट करेंगे ही करेंगे। इतनी बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इसमें बात किया जाए क्या ये डिफाइनिंग फीचर है। हाँ, तो ये 100% डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता है। अगर हम बात करें पेन, मान लो पेन की बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, एक पेन है, क्या ये रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, ये नॉन लिविंग है ना। इसको क्या मतलब है, मैं इसको खोल दूं कुछ भी कर दूं, इसको कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। जब ये नॉन लिविंग है तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। लेकिन वही हम बात करें लिविंग का, तो लिविंग चाहे वो कोई भी हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी हो, अगर वो इन्वायरमेंट में लिविंग है, जिंदा है, तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, चाहे वो इन्वायरमेंटल के प्रति करे या जिसके प्रति करे। इतनी सारी चीजें हो गई। तो ये क्या है, तो ये सिंपल सी बात, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारा क्वेश्चनेस है, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब ये केवल और केवल लिविंग के अंदर ही देखने के मिलेगा, नॉन लिविंग के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। गुड। थोड़ा सा हम चार्ज लगा दें। 1 मिनट। बात करते अगले टॉपिक, थोड़ा सा पानी पी लें। तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, क्वासनेस के बारे में। क्वासनेस वाली बातें समझ में आई कि ये डिफाइनिंग फीचर है तो है ही। जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे प्लेनेट के ऊपर पाए जाएंगे, हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाएंगे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे। चाहे वो मैं अभी बताया था आपको, चाहे लाइट के प्रति हो, वाटर के प्रति हो, मिनरल के प्रति हो, या किसी चीज़ की डिफिशियंसी के प्रति हो, करेंगे ही तो करेंगे। ऐसा है नहीं को ना करें। इतनी बातें समझ में आ रहा है। अब एक इसमें अपने एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत अच्छा टर्म दिया गया है जो नीट में कई बार पूछा गया है, सेल्फ क्वासनेस। क्या बोला गया है भाई, सेल्फ क्वासनेस। एक ये टर्म दिया गया है आपके एनसीईआरटी के बुक में, बोला गया है कि सेल्फ क्वासनेस क्या होता है। पहले ये जान लो, सेल्फ क्वासनेस का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से निकलने की कैपेसिटी। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला गया आपके एनसीईआरटी के बुक में कि केवल और केवल ये ह्यूमन के अंदर ही दिखाई देता है, बाकी और किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो केवल किस में दिखाई देता है, तो ओनली ह्यूमन के अंदर दिखाई देता है। केवल और केवल आदमी के ही अंदर ये चीजें दिखाई देंगी। अगर मान लो अगर मुझे गर्मी हो रहा है या गर्मी फील होगी तो हम क्या करेंगे, फैन को ऑन कर सकते हैं।
लेकिन क्या हमारे घर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, क्या उनको गर्मी फील होता है तो फैन को ऑन कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रूम में भले आप फैन लगाए हुए हो, लेकिन उनको इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो क्या कर पाए फैन को ऑन कर ले और फैन ऑन हो जाए और उनको गर्मी से राहत मिल जाए। ऐसा नहीं है कि उनको भी फील होगा, गर्मी उनको होगी, क्योंकि अगर वो मान लो गर्मी होगा तो क्या करेगा, चिल्लाना स्टार्ट करेगा, भागना स्टार्ट करेगा। अगर डॉग की हम बात कर ले, एक रूम के अंदर एक आदमी को और एक डॉग को हम बंद कर दें, चारों से पैक कर दें और उसमें फैन लगा हुआ हो, तो उसको सफोकेशन फील होगा, डॉग को भी सफोकेशन फील होगा और ह्यूमन को भी सफोकेशन फील होगा। तो एक चीज बताओ, ह्यूमन को जब सफोकेशन फील होगा तो क्या करेगा, जाएगा और फैन ऑन कर लेगा, तो बच जाएगा सफोकेशन से। लेकिन वहीं पर अगर हम एनिमल को बंद कर दें तो एनिमल को सफोकेशन तो होगा, लेकिन वो क्या करेगा, चिल्लाएगा, मतलब स्टिमुली जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन उसके पास इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि वो क्या करे, फैन को ऑन कर ले और उससे बच पाए। यही बात बोला गया कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ये केवल और केवल वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। तो सोचने समझने की क्षमता केवल एक वुमेन के अंदर ही है पृथ्वी पे, बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। यानी कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है, तो ये केवल और केवल वुमेन के अंदर पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आई? यानी अगर हम बात करें कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या डिफाइनिंग फीचर है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो ये केवल और केवल ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर ही केवल पाया जा रहा है, बाकी किसी और लिविंग के अंदर नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्या है ये? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इतनी सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर के बाद से, और भी एनसीईआरटी में हम बातें देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। अब हम बात करते हैं कोमा पेशेंट। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कोमा पेशेंट के बारे में, और यहाँ भी हम आपको बताएंगे कोमा पेशेंट के बारे में। तो कोमा पेशेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, तो कोमा पेशेंट की बात करें। किसकी बात करेंगे? कोमा पेशेंट की। अगर हम कोमा पेशेंट की बात करते हैं तो पूछा गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि क्या कोमा पेशेंट जो होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहली बात आता है कि कोमा पेशेंट के अंदर भी सेल देखने के लिए मिलते हैं। क्या भाई? सेल तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सब के सब रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। क्या करते हैं भाई? रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि हम जितना भी उसके बॉडी के अंदर हम मेडिसिन दे रहे होते हैं या बॉटल चढ़ा रहे होते हैं, जो भी चीजें कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स आखिर उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा होता है ना। बॉडी चल रही होती है, उसके अंदर हार्ट बीट चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो भी लिविंग है। क्योंकि हमने बताया था इन विट्रो और इन विवो में, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इन विट्रो और इन विवो में कि केमिकल रिएक्शन जब चल रहे होते हैं तो किसको लिविंग बोलते हैं, किसको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो उसके बॉडी के अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो मेडिसिन हम उसको दे रहे हैं उसके प्रति वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोमा पेशेंट वो भी क्या है, लिविंग है। याद रखिएगा, ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोमा पेशेंट होते हैं वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जो कोमा पेशेंट होता है वो लिविंग होता है। क्यों लिविंग होता है? क्योंकि उसके सेल रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरी बात हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म नॉट रिस्पॉन्स, मतलब पूरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, लेकिन उसके सेल रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। किसके प्रति कर रहे होते हैं? तो मेडिसिन के प्रति कर रहे होते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी में पूछा गया है, ये नीट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन को। आगे हम बात करते हैं, दूसरी बात क्या है, जो सेल होता है, तीसरी बात बोला गया जो कह रहा है कि सेल जो होता है उसमें क्वासनेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो क्वासनेस शो होता है, मतलब वो भी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, बट क्या नहीं करता है, तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म नॉट, मतलब उसके बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो क्वासनेस शो करते हैं। अगर हम उसमें मेडिसिन दे रहे होते हैं तो उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करता है, स्टिमुली जनरेट करता है, लेकिन बॉडी पूरी वर्क नहीं करती। इतनी सारी चीजें दी गई। यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कोमा पेशेंट होता है वो क्या है, लिविंग है।
ये दिमाग में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर की। तो अब हम टोटली कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कभी इतने दिन से हम लोग 5 चीजों को पढ़ रहे थे, अब जाके हमारा कंप्लीट हुआ है 5 चीजें। क्या इसमें कौन कौन सी टॉपिक ऐसे थे जो पांचों में से कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे थे जो डिफाइनिंग फीचर है, और कौन कौन से कैरेक्टर जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा था, अब आइए यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्टार करके लिखिएगा, डिफाइनिंग फीचर्स। किसकी बात करते हैं, डिफाइनिंग फीचर। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफाइनिंग फीचर में आती हैं। तो पहला हमने देखा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा था भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। पहला डिफाइनिंग फीचर तो ये मिला था, ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा डिफाइनिंग फीचर क्या देखने को मिला था, तो दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिला था। और तीसरा हमारा जो डिफाइनिंग फीचर देखने के लिए मिला था वो वास्टनेस देखने के मिला था। क्या देखने के मिला था, तो वास्टनेस देखने के लिए मिला था। जो बात करें ये थर्ड वाले का, ये क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही है। ये क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। इतनी बातें चीजें हमने देख ली है अभी तक के लेक्चर में। मतलब हमने टोटल कितने लेक्चर देखे हैं, तो हमने 2 लेक्चर देखे। कितने लेक्चर्स, तो हमने टोटल 2 लेक्चर देखे, पहला लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में हमने पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक को हमने कवर कर लिया। इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने रियल लिविंग वर्ल्ड में जो टॉपिक दिया गया है बायोडाइवर्सिटी का। इतना तो हमने अभी तक बेसिक इंफॉर्मेशन देखा है जो हर जगह आपको काम आएंगे। इतनी चीजें हमने देखी है। अब हम इसमें देखो बात करते हैं किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी आता है। तो हेडिंग डालिएगा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एनसीईआरटी में जो पहला ही वर्ड बोला गया है कि अप्रोक्स, बोला गया कि 13 से 14 मिलियन स्पीसीज जो है हमारे अर्थ के ऊपर है। कितने हैं, तो 13 से, देखिएगा, 14 मिलियंस स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो हमारे बायोडाइवर्सिटी में क्या बोला गया है, 13 से 14 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ के ऊपर पूरे प्रेजेंट है। दूसरी बात हमारे एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, यानी देखा जाए तो 13% ही हमने आज तक डिस्कवर कर पाए हैं। कितने कर पाए हैं, तो ओनली ओनली 13% ही आज तक साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर पाए हैं। मतलब 13 से 14 मिलियन जो स्पीसीज हैं उसके 13% ही हमने आज तक डिस्कवरी कर पाए हैं। तो कितना डिस्कवरी किए हैं भाई, तो हमारे एनसीईआरटी में बोला गया है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, कितना, सॉरी, कितना हमने खोज किया है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक ही आज तक हमने डिस्कवरी कर पाए हैं स्पीसीज का, 13 से 14 मिलियन में से। यानी अप्रॉक्स 13% ही हमने अभी तक डिस्कवरी कर पाए। अगला क्या बोला गया कि आज तक हमने क्या कर पाए भाई, डिस्कवर कर पाए। अगर इसी को बात करें कि हमारे कैसे नीट में पूछा गया था, तो नीट में जो पूछा गया था, बोला गया था इसी को लाख में कन्वर्ट कर दिया गया। तो लाख में कन्वर्ट करोगे तो 1.7 है, तो कितना हो जाएगा, 17 लाख, 70 लाख टू 18 लाख।
यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आज तक हमारे पृथ्वी पे जितने भी स्पीसीज हैं उसमें से कितने स्पीसीज को हमने डिस्कवर किया था, और ऑप्शन में मिलियन नहीं था, लाख वाला था। तो याद रखिएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन आज तक स्पीसीज खोजा जा चुका है, और 1.7 से 1.8 मिलियन वही हम जब कन्वर्ट करते हैं लाख में तो 17 से 18 लाख स्पीसीज आज तक हमने खोज कर पाए, यानी डिस्कवर कर पाए। यानी पूरे पृथ्वी पे जितने भी स्पीसीज हैं उसमें से हमने अप्रॉक्स बस 13% आज तक हम लोग डिस्कवरी कर पाए हैं। इतनी सारी चीजें हमने देखी। अब बात करते हैं इसी में पहला जो हमारा टर्म आता है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर पहला जो टर्म आता है वो आता है आपका टैक्सोनॉमी। तो हम टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? पहला जो टर्म आता है हमारा क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी, पहला ही क्वेश्चन आता है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, आप टैक्सोनॉमी बोलोगे तो बोलोगे किसको? तो टैक्सोनॉमी को लिखिएगा, ये क्या होता है? एक मिनट, हाँ। टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो ये होता है ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या हो रहा है, बार बार कैमरा वर्क नहीं कर रहा है क्या? एक मिनट। तो टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? तो बोला गया है टैक्सोनॉमी को ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब टैक्सोनॉमी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ये किसके प्रिंसिपल पे बिहाफ्ड है? ये क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल पे ही बिहाफ्ड है। इतनी सारी चीजें दी गई। अगला हम बात करते हैं इसी में टैक्सोनॉमी में ही, टैक्सोनॉमी को फादर किसको बोला गया? क्लासिफिकेशन के फादर किसको बोला गया? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या अभी हमने बताया, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बोला गया फादर किसको बोला गया? तो टैक्सोनॉमी के जो फादर बोले गए हैं, यानी हम बोल सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है भाई? ये हमारे कार्ल्स लीनियर साहब हैं। इनका नाम बहुत जगह आया है, कार्ल्स लीनियर साहब। याद रखिएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कार्ल्स लीनियर साहब। अगला हम बात करें इसी में कि टैक्सोनॉमी जो बोला गया है, अगर हम बात करते हैं किसकी, टैक्सिक प्लस नॉमस, इन दो चीजों को मिला के बनाया गया है टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सो का मतलब क्या होता है? तो टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। और नॉमस का मतलब होता है रूल। यानी टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे, इसका नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल लीनियर साहब था। और इसी को हमने क्या, उन्होंने क्या बोला? टैक्सोनॉमी बोला। मतलब क्लासिफिकेशन की बात उन्होंने की कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एनिमल अगर हम डिस्कवर करते हैं तो उसको हम कैसे, आखिर उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उसी के हिसाब बिहाफ पे इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दिया, और उन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी का मतलब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे और इसको कैसे हम मैनेज करेंगे और किस ग्रुप में रखेंगे। यहाँ से क्लासिफिकेशन का पाथवे स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट करने वाले कौन थे? कार्ल्स लीनियर साहब। कितनी बातें बोली गई। बोला गया कि अच्छा टैक्सोनॉमी कौन सा वर्ड से लिया गया है? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपको मालूम है हर जगह ज्यादातर ग्रीक ही वर्ड का यूज किया गया। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो अब आता है कि इसका कुछ पैरामीटर्स हैं, देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या है। अब इससे पहले, देखने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे एनसीईआरटी पे। किस पे बात करेंगे? एनसीईआरटी पे। ये हमारा एनसीईआरटी आपको भी दिख रहा होगा। और एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का दिया गया है, इनका नाम कई बार नीट पे पूछा जा चुका है।
आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। कौन से हैं? तो अर्स मेयर साहब हैं, और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम 20 सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी किसको बोला गया? तो डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी अर्न्स्ट मेयर साहब को बोला गया। इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है। दूसरी बात इसमें क्या दिया गया है? तो ये किस चीज के प्रोफेसर थे भाई? ये जूलॉजिस्ट थे। इतनी सारी चीजें, इसके साथ साथ इन्होंने किन किन चीजों में, इनको प्राइज देखना, 3 प्राइज मिला है बाबू। ये बार बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन कौन सा प्राइज है? एक है ब्रेंज प्राइज 1983 में मिला है, और एक है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो इनको 1994 में मिला है, और एक इनको कॉर्डफोर्ड ब्रेंज प्राइज 1999 में मिला है। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम, इनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। इतनी सारी क्वेश्चन इन्होंने, इनके बारे में पूछा जा चुका है आज तक भी। तो ये सारी चीज एक बार हट जा रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे पाए, यही एक क्वेश्चन इनकी पूछी जा चुकी। अब ये बर्न कब हुए थे, डेड कब हुए, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। अब हमको क्या देखना था इसमें, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। बोला गया है कि हाउ वंडरफुल द लिविंग्स वर्ल्ड, देखो, how wonderful the living world with the range of the living type of amazing of the experimentally habit in the find of living organism that is the cold of mountains and कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कहाँ कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो कह रहा है फाइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि कोल्ड माउंटेन की बात कर लो, डिसे फॉरेस्ट की बात कर लो, ओशियन की बात कर लो, फ्रेश वाटर लेक की बात कर लो, या डिजर्ट की बात कर लो, या हॉट स्प्रिंग की बात कर लो, लीव ऑफ इंस्पिंस की बात कर लो, ये हर जगह बेचारे दिख जाएंगे। उसके बाद से बोला गया है कि आप देखना है तो ब्यूटी ऑफ गैलापागोस हॉर्स ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द बर्ड वैली ऑफ द फ्लावर्स अटैच ऑफ द सर्क रिवॉल्व ऑफ द, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें सभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो इस टॉपिक से कुछ पूछेगा नहीं। जो क्वेश्चन पूछा है इस पे हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी के इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। बोला गया कि इफ यू लुक अराउंड यू विल सी, बोला गया यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, हाँ, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म वी टू द coated plant, insect, bird in the pet of the animals in plant layer of the cellular organic cannot see the naked, but in the all around of yours the increase of the area you make of the obviously range of the variety of food। इसमें से कुछ नहीं, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से बोला गया है कि आज तक हमारे पास जो यहाँ पे बोला गया कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन एज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रेंज, कितना रेंज रहा है भाई? 1.7 मिलियन टू 1.8। आज तक इतने हमने लिविंग थिंग्स या लिविंग स्पीसीज का हमने खोज कर पाए हैं। टोटल कितने हैं ये भी मैंने बता दिया, 13 से 14 मिलियन। यानी अभी तक हमने कितना खोज कर पाए? 1.7 टू 1.8 में। अभी अप्रॉक्स देखा जाए तो 13% ही हमने अभी तक खोज कर पाए हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी में अगर नंबर की हम बात करें तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक डिस्कवरी हो चुका है। और ये एनसीईआरटी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं हट जा रहा हूँ। ये 2025 और 26 का एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी है, ये देख लीजिएगा। कौन सी एनसीईआरटी है? तो ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है। आगे बात करते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, आगे बोला गया है कि द टाइप ऑफ प्रेजेंट ऑफ द अर्थ रिमेंबर दैट द एक्सप्लोजर्स ऑफ द एरिया ओल्ड वंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली विद द आइडेंटिफाइड। तो कह रहा है धीरे धीरे हम लोग पुराने चीजों को खोजते खोजते आज नई चीजों को भी मैं इजाद कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी चीजें स्टडी हम लोग कर पा रहे हैं। आगे बोला गया इसमें कि सबसे पहला देखो क्या चीजें बोला गया कि टैक्सोनॉमी की बात किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन की बात किया गया। कह रहा है कि इसमें स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द पार्टिकल्स ऑफ द ऑल ओवर ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। कह रहा है कि किसी भी चीज को अगर हम खोजते हैं, स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद से हमें उसका नोमेनक्लेचर करना पड़ता है, मतलब उसको नाम देना पड़ता है। ये तो किससे आया था? तो टैक्सोनॉमी से आया था। और ये कहानी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल्स लिनियर्स ऑफ। इतनी बातें चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी स्टडी के ऊपर। अब इसको हटाते हैं, एनसीईआरटी फिर पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला गया है? कार्ल्स लिनियर्स आपको बोला गया है। अब बात करते हैं इसमें हम लोग अगला जो बात करेंगे उसमें कुछ दे पैरामीटर्स एंड ग्रुपिंग की बात करेंगे, जिसमें रूल है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, टैक्सोनॉमी करेंगे, तो क्या उसका रूल क्या है। तो इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कुछ इसके रूल हैं। दे
प्रोमेट प्रोमोट्स, किसको प्रमोट करता है भाई? तो ये ग्रुपिंग को प्रमोट करता है, यानी ग्रुप में ही इनको रखना पड़ेगा, प्रोमोटिंग ऑफ ग्रुपिंग। कह रहा है कि इसमें पहला नियम क्या दिया गया था? पहला बोला गया था कि अगर कोई भी चीज हम ढूंढते हैं तो उसका क्या चेक करेंगे भाई? हम कैरेक्टर चेक करेंगे कि भैया इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, और ये क्या है, यानी कैरेक्टर की बात करेंगे। दूसरी बात किसकी बात किया गया है? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और तीसरा नियम उन्होंने क्या दिया था? नॉमिक्लेचर करेंगे। अगर पहचान लिए हैं तो उसका एक नाम देंगे, नॉमिनक्लेचर करेंगे, यानी कोई नाम उसको प्रोवाइड करेंगे। चौथी बात जो किया गया है, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, यानी उसका हम क्लास डिसाइड कर देंगे तो किस क्लास में रखा जाएगा। इतनी बातें हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं। क्या दिया गया है? कुछ प्रमोट्स हैं, जैसे किसको प्रमोट करता है? तो ग्रुप को प्रमोट करता है। ये कहीं भी रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, ग्रुप में ही आएंगे, चाहे एक स्पीसीज हो या 100 स्पीसीज हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। मतलब ये किसको प्रमोट करता है, ये याद रखिएगा, ये ग्रुपिंग को प्रमोट करता है। फिर इनमें कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, टेक्सोनॉमी जो हम लोग पढ़ रहे थे, करेक्ट, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक वाला पढ़ा था, इसके कुछ टेक्सोनॉमी कैरेक्टर बताए गए हैं। और ये कैरेक्टर किस किस चीज़ों को फॉलो करना है, तो पहले हम किसी भी स्पीसीज को अगर स्टडी करते हैं या खोज करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेक करेंगे, उसके अंदर क्या क्या है। विंड है, मतलब कहने का मतलब पंख है, या उसके पास पैर हैं, या इसके पास आंखें हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर पहले चेक करना पड़ेगा। कैरेक्टर चेक करने के बाद से हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि किससे मैच कर रहा है। फिर उसके बाद से हम उसको एक नाम देंगे, और नाम देने के बाद से जो हमारे पास क्लास होंगे उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे कि भाई इस क्लास में नहीं रहेगा, इस क्लास के अंदर रहेगा। इतनी सारी चीजें हमको करने होते, तो ये याद रखिएगा, ये कुछ बातें हमारे एनसीईआरटी के अंदर दी गई। अगला हमारा जो बात आता है वो आता है सिस्टमैटिक। अगला टर्म जो हमारा आता है वो हमारा क्या आता है? अगला टर्म जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है वो क्या दिया गया है? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक हमें मालूम है कि सिस्टमैटिक टर्म देने वाले साइंटिस्ट या सिस्टमैटिक डिस्कवर करने वाले या टर्म लॉजी को देने वाले साइंटिस्ट जो थे, अभी हमने बताया कौन साहब थे, तो वो भी कार्ल साहब थे, और यहाँ पे भी हमारे गॉस लीनियर साहब ही होंगे। मतलब ये बंदा बहुत पहुंचा हुआ चीज था। कौन थे? तो कार्ल्स लीनियर साहब थे। कार्ल्स लीनियर साहब ने क्या बताया था भाई? तो उन्होंने एक टर्म दिया था सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक टर्म कहाँ से उन्होंने लिया था? तो सिस्टमैटिक उन्होंने लिया था लैटिन वर्ड से। किससे लिया था? लैटिन वर्ड से लिया था। कह रहा लैटिन वर्ड का मतलब क्या भाई? क्या था इसका मतलब? तो इसका मतलब था सिस्टेमा। इसका मीन्स होता है, सिस्टमा मीन्स होता है बाबू सीक्वेंस। क्या होता है? तो सिस्टमा मीन्स होता है सीक्वेंस। लैग कर रहा है, सीक्वेंस। तो याद रखिएगा, सिस्टमेटिक टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल लिनियर साहब थे। कहाँ से लिए थे? लैटिन वर्ड से लिए थे। और सिस्टमा का मतलब होता है, लैटिन वर्ड में क्या होता है? सिस्टमेटिक का सिस्टमा होता है। सिस्टमा का मतलब क्या होता है हमारे लैंग्वेज में? इसका मतलब होता है सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो कैसे उसको हम रखेंगे, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इस पे इन्होंने बात की थी। अब बात करते हैं इसमें हमारी जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, आईसीएनसी के बारे में दिया गया था, प्लस फाइलोजेन के बारे में दिया गया है। ये किसके बारे में बताता है? मतलब लीनियर साहब बहुत पहुंचे हुए चीज थे। इन्होंने एक और चीज बताई थी, मतलब इन्होंने बोला था आईसीएनसी, और दूसरी प्लस इन्होंने बोला था फाइलोजेनी। कहा था इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये किसको किसको दर्शा रहे थे? तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दर्शा रहे थे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बता रहे थे। इतनी बातें इन्होंने बताई, देख लीजिए एक बार, दिखाई दे रहा होगा।
इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हम आगे देखेंगे अपने थर्ड लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।